मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी सुनाई हॉरर भयानक कहानियाँ पसंद आ रही हैं। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, मांस की खुशबू। राष्ट्रीय राजमार्ग 47, रात के 11 बजे। तेज़ हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर पहाड़ों से आती भेड़ियों की आवाज़ें उस वीरान रास्ते की भयावता को और भी बढ़ा रही थी। आशीष और विनय, दो दोस्त, अपनी कार में किसी शादी से लौट रहे थे। गूगल मैप्स की गड़बड़ी ने उन्हें मुख्य सड़क से हटाकर एक पुराने शॉर्टकट पर डाल दिया था। भाई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो जान में जान आए, आशीष ने कहा। रात का अंधेरा, सुनसान रोड, भेड़ियों की गुर्राहट, ऐसे समय में अनेक कही अनकही भूतों की बातें दिमाग में स्वतः ही आ जाती हैं। विनय कुछ डरपोक स्वभाव का था। वो तो रात में सफ़र ही नहीं करना चाहता था, पर आशीष के जोर देने पर वह उसके साथ रात को ही निकल आया। पर अब उसे लग रहा था कि उसने आशीष की बात मानकर गलती कर दी थी। उसने कहा कि भाई, स्पीड बढ़ा दो, जल्दी घर पहुंचना है, खाने वाने का चक्कर छोड़ो। मगर लगता था आशीष को काफ़ी भूख लगी थी। वो इधर उधर नज़र घुमाकर देखता जा रहा था कि कहीं कोई कुछ खाने की जगह वगह उसे मिल जाए। और कुछ ही दूर पर एक टिमटिमाती लाइट उसको दिखाई भी दी। आशीष ने कार धीरे कर दी। विनय ने कहा, गाड़ी क्यों रोक रहे हो इस अंधेरे में? आशीष बोला, वो देख सामने, शायद कोई ढाबा है। पास जाकर देखा तो एक पुराना सा ढाबा था। लकड़ी की पुरानी बेंचें, टूटी हुई छत और बाहर लगे बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, भाभी का ढाबा। विनय बोला, भाई, ऐसे ढाबों पर रात को लोगों को लूट लिया जाता है। मेरी मानो तो मत रुको। पर ढाबे के अंदर से आती एक हल्की सी मटन करी की खुशबू ने आशीष की भूख को और भी हवा दे दी थी। उसने बिना सुने ही गाड़ी को किनारे लगा दिया। एक अधेड़ उम्र की औरत सफ़ेद साड़ी में, लाल बिंदी लगाए, बाल खुले, हल्की मुस्कान के साथ सामने आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लगता था कि जितनी उसकी उम्र है उतनी वो लग नहीं रही थी। क्या खाओगे साहब? आज ताज़ा मटन बनाया है। विनय को कुछ अजीब लगा। आम ढाबों पर आमतौर पर छोटे लड़के मुंडू होते हैं जो ऑर्डर लेने आते हैं, पर यहाँ एक औरत को देखकर, वो भी आधी रात को, जो बिल्कुल तरोताज़ा खड़ी थी। उसने हिचकिचाकर आशीष को देखा तो आशीष ने उसका हाथ पकड़कर दबाया कि कहीं वो कुछ बोल ना पड़े। उस औरत ने दोनों दोस्तों को बैठने का इशारा किया। ढाबे के अंदर तेल के पुराने लैंप टिमटिमा रहे थे और दीवारों पर धुंधली सी लाल शीटों के निशान थे, जैसे पुराने खून के हों। मटन रोटी और थोड़ा रायता ले आऊं? उस औरत की आवाज़ में अजीब सी नरमी थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो रूह तक को सिहरा दे। हाँ, ले आओ, बहुत भूख लगी है, आशीष ने जवाब दिया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। आसपास अंधेरा था, कुछ पेड़ भी लगे थे। उनके पत्तों की सरसराहट विनय के अंदर बेचैनी पैदा कर रही थी। तभी वहाँ से गिदड़ निकलकर भागा और इससे पहले कि विनय चीखता, आशीष ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अब विनय को आशीष पर क्रोध आ रहा था, जिसने उसे यहाँ लाकर बैठा दिया था। भला ऐसे माहौल में कोई कैसे खाना खा सकता है? और फिर वहाँ कोई दूसरा यात्री भी तो नहीं था। यह औरत, जो भी इसका नाम हो, इतनी जागरूक होकर किसका इंतजार कर रही थी? विनय के दिमाग में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, पर आशीष मस्त होकर खाने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में ढाबा वाली एक थाली में गर्मा गर्म मटन और रोटियां लेकर आई। मसालों की खुशबू तीखी थी, लेकिन एक अलग ही किस्म की। दोनों दोस्तों ने खाना शुरू किया। भाई, ये मटन बहुत अजीब है, विनय ने फुसफुसाकर कहा और आशीष को देखा। हाँ, अजीब तो है, पर स्वाद ऐसा है कि रुकने का मन नहीं कर रहा, आशीष बोला।
आशीष ने बोटी चबाते हुए बिना देखे ही कहा, वो सचमुच ऐसे खा रहा था जैसे कब का भूखा हो। इतने में ढाबा वाली फिर आई कि कुछ और चाहिए क्या। उसके मुंह पर एक निश्चिंत मुस्कान थी। विनय को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई अकेली औरत ऐसे वीराने में ऐसी खुश और ताजगी से भरी हुई कैसे हो सकती है, वो भी इतनी रात गए। फिर उसने सिर को झटका और विचारों को अलग किया। जब आशीष ने खाने की पेमेंट कर दी और तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा मटन उसने पहले कभी नहीं खाया, तो उस औरत के मुख पर एक भयानक रूप आया और उसने कहा, इतनी रात को कहाँ जाओगे? रास्ते में खतरा हो सकता है, यहाँ ही आराम कर लो, सुबह को निकल जाना। विनय ने ना में सिर को हिलाया और आशीष का हाथ पकड़कर बोला कि भाई अब चल, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। पर आशीष को तो जैसे कोई नशा सा चढ़ गया था। बोला, यार बात तो वो ठीक कह रही है, यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं, सुबह होते ही निकल चलेंगे। इतना खा लिया है, अब मुझसे तो ड्राइविंग होगी नहीं और तेरे बस का तो है नहीं इतना ड्राइव करना। विनय का मन हुआ कि अपना सर पटक ले। आखिर आज वो कहाँ फंस गया। ढाबे वाली ने एक कोने में पुरानी चारपाइयाँ दिखा दी। सो जाओ, सुबह होते ही निकल जाना, रात में ये रास्ता ठीक नहीं। और वो अंदर चली गई। रात करीब 2 बजे ढाबे के पीछे से कुछ आवाज़ें आईं, जैसे कोई जोर जोर से कुछ काट रहा हो। विनय की नींद खुल गई। उसने देखा कि आशीष गहरी नींद में सो रहा था। विनय ने खिड़की से झांका और जो देखा उसकी रूह कांप गई। ढाबे वाली हाथ में एक बड़ा कसाई का छुरा लिए किसी चीज़ को काट रही थी जो जमीन पर पड़ा था। वह एक इंसानी शरीर था। खून की धारें बह रही थी और एक अधजली लाश पास में पड़ी थी। विनय की सांसें रुकने लगी। वे चुपचाप पीछे हट गया और आशीष को जगाने लगा। भाई उठ, यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। क्या हुआ रे? आशीष अभी भी नींद में था। वो औरत इंसान को काट रही है भाई, चल भागते हैं यहाँ से। दोनों बिना आवाज़ किए ढाबे से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी एक चीख गूंजी, कहाँ जा रहे हो? ढाबे वाली सामने खड़ी थी। उसके कपड़े खून से सने थे और आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी। तुमने मेरा मटन खाया है, अब तुम्हें भी दूसरों के लिए मटन बनना होगा। उसने एक झटका दिया और छुरा फेंका जो बाल बाल आशीष के चेहरे के पास से गुजरा। दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन पीछे से आवाज़ें आती रहीं, कच्चा मांस ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इसी तरह जंगल में भागते भागते दोनों सुबह एक पुलिस चौकी तक पहुंच गए। उन्हें बेहोशी की हालत में ही वहां पाया गया। जब उन्होंने ढाबे की कहानी सुनाई तो पुलिस वालों ने अजीब नज़रों से उन्हें देखा। ढाबा वो तो 20 साल पहले ही बंद हो गया था। क्यों? आशीष ने पूछा। पुलिस इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। भाभी का ढाबा नाम से एक औरत ने उस ढाबे में सैकड़ों यात्रियों को मारकर उनका मांस पकाया, और जब वो कोई अकेला यात्री देखती तो वह उसे ही फुसलाकर पीछे ले जाती और फिर उसे काटकर उसका मांस पकाती और सब यात्रियों को खिलाती। इस तरीके से उसने काफ़ी रुपया इकट्ठा कर लिया था। उसका बनाया मांस सबको पसंद आता क्योंकि वो इंसान का मांस होता था। इस तरह करते हुए उसने बहुत रुपए इकट्ठे कर लिए। एक दिन जब पुलिस ने छापा मारा तो उसने खुद को ढाबे में आग लगाकर जला लिया। तब से वो ढाबा वीरान है, मगर कहते हैं कि कुछ यात्रियों को आज भी वहाँ मटन की खुशबू खींच लाती है।